आज हम किसी वायु स्तंभ में उत्पन्न होने वाली अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी पाइप के भीतर कुछ वायु बंद हो तो इसे वायु स्तंभ नाम दे दिया जाता है। यदि पाइप एक सिरे से बंद और एक सिरे से खुली है तो इसे बंद ऑर्गन पाइप या बंद वायु स्तंभ कहा जाता है। की बजाय यदि कोई पाइप दोनों तरफ से खुली हो तो इसे खुला वायु स्तंभ कहा जाता है। यदि इन वायु स्तंभ के पास कोई ध्वनि स्रोत लाया जाए, जैसे इस बंद वायु स्तंभ के पास यहां मैं कोई ध्वनि स्रोत लाऊं, इस ध्वनि स्रोत की वजह से इस पाइप में मौजूद वायु में संपीड़न विरलन उत्पन्न होंगे तथा ये संपीड़न विरलन ऊपर से नीचे की ओर गति करते हुए पेंदे तक पहुंचेंगे, लेकिन पेंदे से परावर्तित होकर ये वापस ऊपर की ओर गति करेंगे। इस प्रकार इस पाइप में अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा। यदि इस पाइप का यह सिरा बंद है तो इस सिरे के नजदीक वायु के कण कभी भी कंपन नहीं कर सकते, अतः इस सिरे पर निस्पंद अर्थात नोड का निर्माण होगा, जिसे हम प्रतीक के रूप में एन लेंगे। साथ ही साथ जो पाइप का सिरा खुला है, यहां के वायु गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यहां पर अणुओं की गति के कारण घनत्व में अथवा विकृति में परिवर्तन शून्य होगा, अतः अणुओं का वेग सर्वाधिक होने के कारण खुले सिरे पर प्रस्पंद का निर्माण होता है। यहां खुले सिरे पर प्रस्पंद यानी एंटी नोड बनेगा। हम ए से व्यक्त करें, ये प्रस्पंद बन रहा है। इस प्रकार बंद वायु स्तंभ में बंद सिरे पर निस्पंद का तथा खुले सिरे पर प्रस्पंद का निर्माण होता है, जबकि खुले वायु स्तंभ में यानी ऐसी पाइप जो दोनों तरफ से खुली है, इसके दोनों सिरों पर प्रस्पंद एंटी नोड का निर्माण होगा। चूंकि दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच एक निस्पंद होना अत्यावश्यक है, अतः इन दोनों प्रस्पंदों के बीच एक निस्पंद भी बनेगा। इस प्रकार बंद पाइप में खुले सिरे पर प्रस्पंद तथा बंद सिरे पर निस्पंद का निर्माण होता है, जबकि खुले वायु स्तंभ के दोनों सिरों पर प्रस्पंद का निर्माण होता है। अब हम इन दोनों वायु स्तंभों में उत्पन्न हो सकने वाली संभावित आवृत्तियों के बारे में बात करेंगे। अतः सबसे पहले हम बंद वायु स्तंभ में जो आवृत्तियां उत्पन्न की जा सकती है उन पर विचार करें। बंद वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंगे, इसे समझने के लिए हम कल्पना करें कि हमारे पास कोई L लंबाई का पाइप है जो कि एक सिरे से बंद है तथा इसमें कुछ वायु भरी है। जैसे कि अभी हमने अपनी चर्चा में कहा कि बंद सिरे पर निस्पंद तथा खुले सिरे पर प्रस्पंद का निर्माण होगा। इस कारण इस पाइप में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों का स्वरूप या अप्रगामी तरंगों की आकृति कुछ इस प्रकार से संभव है। यहां बंद सिरे पर निस्पंद नोड N बन रहा है, जबकि खुले सिरे पर प्रस्पंद एंटी नोड A बन रहा है। चूंकि दो क्रमागत निस्पंदों एवं प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/4 के बराबर होती है, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, अतः कहा जा सकता है कि इस स्थिति में L बराबर λ/4 होगा या λ बराबर 4L। चूंकि किसी तरंग की आवृत्ति n बराबर v/λ होती है, v का लैम्डा का मान 4L है, अतः इस स्थिति में उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति यदि मैं n1 कहूं तो n1 बराबर v/λ, लैम्डा का मान 4L रखने पर हमें आवृत्ति का मान v/4L प्राप्त होता है। यह इस पाइप में उत्पन्न की जा सकने वाली न्यूनतम आवृत्ति है, अतः इसे मूल स्वर अथवा प्रथम सन्नादि कहा जाता है। तो ये मूल स्वर कहलाएगा या इसे हम प्रथम सनादि कह सकते हैं। यदि इसकी अगली संभावना की बात हम करें तो फिर से यही वायु स्तंभ लें। जैसे कि इस वायु स्तंभ में एक निस्पंद और एक प्रस्पंद का निर्माण हो रहा था, संभव है कि इस पाइप में दो निस्पंद एवं दो प्रस्पंद का निर्माण हो रहा हो। चूंकि निस्पंद प्रस्पंद क्रमागत होंगे, अतः यह संभावना कुछ इस प्रकार बन सकती है कि इस सिरे पर यहां निस्पंद बन रहा हो, यहां प्रस्पंद ए बन रहा हो, फिर यहां निस्पंद बन रहा हो और इस जगह प्रस्पंद बन रहा हो।
अर्थात जहां मूल स्थिति या प्रारंभिक स्थिति में एक निस्पंद एक प्रस्पंद बन रहा है की बजाय यहां दो निस्पंद तथा दो प्रस्पंदों का निर्माण हो रहा है। इन निस्पंदों प्रस्पंदों की स्थितियों के अनुसार इस पाइप में अपरिगामी तरंग का स्वरूप कुछ इस प्रकार से हो सकता है। इस स्थिति में पाइप की लंबाई L ले रखी है हमने, स्मॉल l, और यदि हम तरंग दैर्ध्य के अनुसार बात करें तो दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 के बराबर, जबकि निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4 के बराबर। अतः इस अवस्था में पाइप की लंबाई L बराबर होगी λ/2 प्लस λ/4 या L बराबर 3 λ/4 या लैम्डा बराबर ज्ञात करें तो 4 गुणा में तथा 3 भाग में आ जाएगा। अतः लैम्डा बराबर 4L/3 प्राप्त होगा। इस स्थिति में उत्पन्न तरंग की आवर्ती यदि N2 हो तो N2 बराबर V/λ लें और यहां लैम्डा का मान रखें 4L/3, 3 ऊपर V के साथ गुणा में आ जाएगा। अतः हमें मान प्राप्त होगा 3 V/4L। यह आवर्ती मूल जो स्वर हमें प्राप्त हुआ था V/4L उसकी 3 गुना है। अतः यह आवर्ती N2 बराबर 3N1। चूंकि ये आवर्ती प्रथम सन्नादि से 3 गुना है अतः इसे तृतीय सन्नादि कहा जाता है। परंतु मूल स्वर के बाद संभावित ये प्रथम स्थिति है, मूल स्वर के बाद उत्पन्न होने वाले स्वरकों को अधिस्वरक कहा जाता है। चूंकि मूल स्वर के बाद उत्पन्न होने वाला यह प्रथम अधिस्वरक है अतः ये प्रथम अधिस्वरक कहलाएगा। इस प्रकार इस स्थिति में उत्पन्न आवृत्ति को तृतीय सन्नादि, क्योंकि यह प्रथम या मूल स्वर की 3 गुना है, तृतीय सन्नादि अथवा प्रथम अधिस्वरक कहा जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम एक अन्य स्थिति की बात करें तो जैसे एक निस्पंद एक प्रस्पंद, दो निस्पंद दो प्रस्पंद, इसी प्रकार हम विचार करें कि माना 3 निस्पंद और 3 प्रस्पंद उत्पन्न होते हैं। यहां निस्पंद, फिर इस स्थान पर प्रस्पंद एंटीनोड, फिर इस जगह निस्पंद, फिर इस जगह प्रस्पंद, फिर इस जगह निस्पंद और इस स्थान पर प्रस्पंद का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में इस वायु स्तंभ में उत्पन्न अपरिगामी तरंगों का स्वरूप कुछ इस प्रकार लिया जा सकता है। यहाँ प्रस्पंद बन रहा है, यहां से अधिक आयाम से शुरू करें, ये निस्पंद पे 0 आयाम कर दे। इस प्रकार इस पाइप में उत्पन्न अपरिगामी तरंगों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से संभव है। इस स्थिति में पाइप की लंबाई या वायु स्तंभ की लंबाई हमने L ले रखी है। ये L किसके बराबर होगी हम देखें तो दो निस्पंदों के बीच दूरी λ/2, फिर निस्पंदों के बीच दूरी λ/2 तथा निस्पंद एवं प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4। अतः L बराबर λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/4 लें तो L बराबर हल करने पर λ/2 1 लैम्डा हो जाएगा प्लस 1/4 लैम्डा, हमें प्राप्त होगा 5/4 लैम्डा, या लैम्डा बराबर हल करें तो 4 गुणा में 5 भाग में आने से लैम्डा बराबर 4L/5 प्राप्त होगा। इस स्थिति में यदि आवर्ती का मान N3 माना जाए तो N3 बराबर V/लैम्डा, परंतु लैम्डा का मान 4L/5, 5 ऊपर की तरफ आ जाएगा। अतः हल करने पर N3 बराबर 5 गुणा V/4L आएगा। हम देख सकते हैं कि ये आवर्ती प्रथम सन्नादि में प्राप्त आवर्ती V/4L का 5 गुना है, अतः इसे पंचम सन्नादि कहा जाएगा। परंतु मूल स्वर के बाद उत्पन्न होने वाली ये द्वितीय स्थिति है, अतः इसे द्वितीय अधिस्वरक भी कहा जाता है। इस प्रकार इन तीनों स्थितियों से स्पष्ट है कि बंद वायु स्तंभ में प्रथम, तृतीय
अथवा पंचम सन्नादि प्राप्त हो रही है, अतः कहा जा सकता है कि बंद वायु स्तंभ में केवल विषम सन्नादियां ही प्राप्त होती हैं तथा अधिस्वरक तृतीय सन्नादि को प्रथम अधिस्वरक कहा जा रहा है, जबकि पंचम सन्नादि को द्वितीय अधिस्वरक कहा जा रहा है। यदि इन आवृत्तियों का हम अनुपात लें तो N1 अनुपात N2 अनुपात N3 यदि हल किया जाए तो ये 1 अनुपात 3 अनुपात 5 तथा इसी प्रकार आगे हमें प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद हम खुले वायु स्तंभ में होने वाली अब हम किसी खुले वायु स्तंभ में उत्पन्न हो सकने वाली अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए खुले वायु स्तंभ में अप्रगामी तरंग, माना हमारे पास कोई L लंबाई का दोनों सिरों से खुला वायु स्तंभ है। जैसे कि हम पहले कह चुके कि खुले वायु स्तंभ के दोनों सिरों पर प्रस्पंदों का निर्माण होगा, बीच में एक निस्पंद बनेगा। अतः माना इस सिरे पर, खुले सिरे पर प्रस्पंद, इस खुले सिरे पर प्रस्पंद तथा बीच में एक निस्पंद का निर्माण कुछ इस प्रकार होता है। तो इस वायु स्तंभ में उत्पन्न अप्रगामी तरंग का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा, जहां प्रस्पंद बन रहा है वहां अधिकतम आयाम, जबकि निस्पंद बनने की स्थिति में 0 आयाम होगा। अतः इस स्थिति में यदि तरंग दैर्घ्य के अनुसार हम तुलना करें तो λ/4 निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच की दूरी, इसी प्रकार ये λ/4 निस्पंद प्रस्पंद की दूरी। अतः L बराबर λ/4 प्लस λ/4 से हल करें तो L बराबर हमें λ/2 या λ बराबर 2L प्राप्त होता है। अतः इस स्थिति में अप्रगामी तरंग की आवर्ती N1 बराबर V/λ बराबर V/2L प्राप्त होगा। यह इस खुले वायु स्तंभ की न्यूनतम आवर्ती है। अतः इसे प्रथम सन्नादि अथवा मूल स्वरक या मूल स्वर भी कह दिया जाता है। इस प्रकार खुले वायु स्तंभ के मूल स्वर या प्रथम सन्नादि की आवर्ती N1 का मान V/2L होगा। अगली संभावना पर यदि हम विचार करें तो इसके लिए यही वायु स्तंभ, जहां प्रथम स्थिति में हमारे पास 2 प्रस्पंद तथा बीच में एक निस्पंद बन रहा है। अगली संभावना संभव है कि हमें 2 से 1 अधिक यानी 3 प्रस्पंद तथा 2 निस्पंद प्राप्त हो। तो माना इस खुले वायु स्तंभ में यहां प्रस्पंद, इस सिरे पर प्रस्पंद तथा इस सिरे पर भी एक प्रस्पंद प्राप्त होता है। इनके बीच में 2 निस्पंद इस प्रकार बन रहे हैं। अतः जहां मूल स्थिति या प्रथम स्थिति में 2 प्रस्पंद और 1 निस्पंद में बना की बजाय यहां 3 प्रस्पंद तथा बीच में 2 निस्पंद बन रहे हैं। इन प्रस्पंद निस्पंदों के अनुसार इस पाइप में बनने वाली अप्रगामी तरंग का स्वरूप कुछ इस प्रकार संभव हो सकता है। यदि हम पाइप की लंबाई L लें, उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा लें, तो ये दूरी निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की अतः λ/4 होगी। ये निस्पंदों के बीच दूरी है λ/2 मान होगा, जबकि ये पुनः निस्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी होने के कारण इसका मान भी λ/4 होगा। अतः L बराबर λ/4 प्लस λ/2 फिर प्लस λ/4, यानी हमें हल करने पर लैम्डा प्राप्त होगा, या मैं इसे कुछ लिख दूं 2λ/2। यदि लैम्डा का मान ज्ञात करें तो लैम्डा बराबर 2L/2 आ जाएगा। अतः लैम्डा बराबर 2L/2। इस स्थिति में उत्पन्न तरंग की आवर्ती N2 माने तो N2 बराबर V/λ बराबर लैम्डा का मान रखें 2L/2, 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। अतः ये मान 2 गुणा V/2L होगा। इस मान से यदि हम इसकी तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि यह आवर्ती इस प्रथम सन्नादि आवर्ती की 2 गुना है। अतः इसे द्वितीय सन्नादि कहा जाएगा। चूंकि मूल स्वर के बाद प्रथम संभावित स्थिति यही है, अतः इसे प्रथम अधिस्वर कहा जाएगा। अतः यह आवर्ती प्रथम अधिस्वरक अथवा द्वितीय सन्नादि कहलाती है।
इसी तरह एक अन्य स्थिति पर और विचार हम करें तो जिस प्रकार यहां 3 प्रस्पंद तथा 2 निस्पंद लिए गए, हम कल्पना करें कि 4 प्रस्पंद और 3 निस्पंद बन रहे हैं। अतः माना इस खुले वायु स्तंभ में 4 प्रस्पंदों का निर्माण होता है, जिसमें से 2 प्रस्पंद तो खुले सिरे पर होने आवश्यक है तथा बीच में कहीं 2 प्रस्पंद और बन रहे हैं। चूंकि क्रमागत प्रस्पंदों के बीच 2 निस्पंद बनना आवश्यक है, अतः माना इन 2 प्रस्पंदों के बीच एक निस्पंद, इन 2 प्रस्पंदों के बीच एक निस्पंद तथा इनके बीच पुनः एक निस्पंद बन रहा है। इस प्रकार इस आकृति में हमने 4 प्रस्पंद तथा 3 निस्पंद लिए हैं। इनके अनुसार इसमें संभावित अपरिगामी तरंग का आकार या आकृति कुछ इस प्रकार से होगा। जहां भी आपको प्रस्पंद बनाना है आयाम अधिकतम रखें, जहां निस्पंद माना गया है वहां आयाम 0 रखना है। बिल्कुल इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी मैं शुरू करके आकृति लूं तो इस प्रकार तृतीय स्थिति में हमें इस प्रकार की अपरिगामी तरंग प्राप्त हो सकती है। पाइप की लंबाई L का मान हम लैम्डा के अनुसार ज्ञात करें तो स्पष्ट है कि ये प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी λ/4, ऊपर वाली ये दूरी भी λ/4, इसी प्रकार बीच के ये मान λ/2 होंगे क्योंकि ये निस्पंद हैं 2 क्रमागत। अतः कुल दूरी L बराबर λ/4 प्लस λ/4, मैं इसे λ/2 ले लूं, प्लस λ/2 प्लस λ/2 अर्थात हमें 3 λ/2 प्राप्त होगा। या लैम्डा बराबर हल किया जाए तो 2L के गुणा में और 3 भाग में आ जाएगा, अतः 2L/3 प्राप्त होता है। इस स्थिति में तरंग की आवृत्ति N3 बराबर V/λ बराबर लैम्डा का मान रखें 2L/3, 3 ऊपर गुणा में आ जाएगा, अतः N3 बराबर 3 गुणा V/2L प्राप्त होता है। चूंकि यह आवृत्ति प्रथम स्थिति में प्राप्त आवृत्ति की 3 गुणा है, अतः इसे तृतीय सन्नादि अथवा द्वितीय अधिस्वरक कहा जाएगा। तृतीय सन्नादि इसलिए कि न्यूनतम आवृत्ति की 3 गुणा है, द्वितीय अधिस्वरक इसलिए कि जो न्यूनतम स्वर होगा, न्यूनतम आवृत्ति की जो तरंग होगी उसे मूल स्वर कहा जाता है। उसके बाद उत्पन्न होने वाले संभावित स्वरकों को ये प्रथम अधिस्वरक, अब ये द्वितीय अधिस्वरक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहां बंद वायु स्तंभ में हमें प्रथम, तृतीय, पंचम सन्नादियां यानी केवल विषम सन्नादियां प्राप्त हुई थी की बजाय खुले वायु स्तंभ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी सन्नादियां प्राप्त हो रही है। अतः खुले वायु स्तंभ में उत्पन्न होने वाली सन्नादियों का अनुपात N1 अनुपात N2 अनुपात N3 अनुपात डैश दिया जाए तो ये हमें क्रम से 1:2:3 डैश प्राप्त होगा। अतः फिर से मैं अपनी बात दोहराऊं, बंद वायु स्तंभ में केवल विषम सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि खुले वायु स्तंभ में सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं। बंद वायु स्तंभ में तृतीय सन्नादि प्रथम अधिस्वरक कहलाएगी, पंचम सन्नादि द्वितीय अधिस्वरक कहलाएगी, जबकि खुले वायु स्तंभ में द्वितीय सन्नादि प्रथम अधिस्वरक है, जबकि तृतीय सन्नादि द्वितीय अधिस्वरक है। एक तरह से इन स्वरों या अधिस्वरकों या सन्नादियों का मिलान हम किसी डोरी में उत्पन्न अपरिगामी तरंगों से भी कर सकते हैं। किसी डोरी में भी सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं, केवल बंद वायु स्तंभ में सिर्फ विषम सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती हैं। तो अब हम डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ अपरिगामी तरंगे और वायु स्तंभ में उत्पन्न होने वाली अनुदैर्घ्य अपरिगामी तरंगों की परस्पर तुलना करें। इसके लिए हम 3 भागों में बात करेंगे, तनी हुई डोरी, बंद वायु स्तंभ और खुला वायु स्तंभ। जैसे कि हमने देखा कि यदि किसी 2 बिंदुओं के बीच तनी हुई डोरी को विभिन्न स्थानों से खींचकर छोड़ा जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न होती है। यदि किसी डोरी के मध्य बिंदु से खींचकर छोड़ा जाए तो इसमें उत्पन्न आवृत्ति N1 बराबर 1/2L वर्गमूल T/M होगा। इसे मूल स्वर अथवा प्रथम सन्नादि कहते हैं। अतः तनी हुई डोरी की प्रथम सन्नादि का मान
N1 बराबर 1/2L रूट वर्गमूल T/M है। यदि इस पाइप तार के या डोरी के मध्य बिंदु को स्थिर रखते हुए चौथाई भाग से खींचकर छोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में यह डोरी कुछ इस प्रकार से कंपन करेगी और इसमें उत्पन्न आवर्ती का मान N2 बराबर 2/2L वर्गमूल T/M होगा। यह आवर्ती इस आवर्ती का 2 गुना होगी। इसी प्रकार यदि छठे हिस्से से खींचकर छोड़ा जाए तो तृतीय सनादि प्राप्त होती है N3 बराबर 3/2L वर्गमूल T/M। कुल मिलाकर इस विवेचना से स्पष्ट है कि किसी तनी हुई डोरी को विभिन्न जगह से यदि झंकृत किया जाए, विक्षेपित किया जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। न्यूनतम आवर्ती मध्य भाग को हिलाने पर उत्पन्न होगी, फिर ये द्वितीय 2 गुना आवर्ती या 3 गुना आवर्ती। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे कि हम देखते हैं गिटार, सितार, वोयलिन, इनमें इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र में एक या एक से अधिक तार किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच कसे होते हैं और कोई भी वादक उस तार को विभिन्न जगह से झंकृत करता है। इन सभी तारों में उत्पन्न तनाव का मान अलग अलग होता है। अतः इस सूत्र के अनुसार N1 बराबर 1/2L वर्गमूल T/M के अनुसार यदि तनाव का मान अलग अलग होगा तो मध्य बिंदु से हिलाने पर भी अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न हो सकती है। जबकि इस तार को विभिन्न हिस्सों से यदि अलग अलग जगह से हम हिलाएंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां द्वितीय सन्नादी या तृतीय सन्नादी इस प्रकार से आवृत्तियां उत्पन्न की जा सकती हैं। तो किसी भी वाद्य यंत्र में विभिन्न तारों को विभिन्न जगह से हिलाने पर अलग अलग प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार यदि बंद वायु स्तंभ की बात करें तो बंद वायु स्तंभ में न्यूनतम आवृत्ति जो हमें प्राप्त होती है वो इस स्थिति में प्राप्त हुई और इस आवृत्ति का मान हमें आया N1 बराबर V/4 है। इसे प्रथम सन्नादि का। इसके अतिरिक्त अगली संभावना हमें प्राप्त हुई N2 बराबर 3 गुना V/4 है, जिसे हम तृतीय सन्नादि, तथा N3 बराबर 5 गुना V/4L पंचम सन्नादि। इस प्रकार किसी बंद वायु स्तंभ में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न की जा सकती है। इन आवृत्तियों का मान न्यूनतम आवृत्ति से 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना यानी विषम गुणज ही होगा। इसी प्रकार से यदि कोई खुला वायु स्तंभ हो तो हमने देखा कि इसमें सभी प्रकार की सन्नादियां उत्पन्न की जा सकती है। जो न्यूनतम आवृत्ति हमें प्राप्त हुई थी N1 बराबर वो V/2L प्राप्त हुआ था, जबकि अन्य आवृत्तियों का मान N2 बराबर 2 गुना V/2L या तृतीय सन्नादि N3 बराबर 3 गुना V/2L प्राप्त हुआ था। विभिन्न प्रकार के वायु आधारित वाद्य यंत्र जैसे शंख, तबला, सीटी इत्यादि वाद्य यंत्र इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। या बांसुरी, किसी भी बांसुरी या शंख वगैरह में अलग अलग स्थानों से यदि ध्वनि उत्पन्न की जाए तो इन सूत्रों के अनुसार उनमें विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि संगीत में 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी माने जाते हैं। इन स्वरों की आवृत्तियों का मान क्रमशः ये होता है। सा की आवृत्ति 240 हर्ट्ज, रे की आवृत्ति 270 हर्ट्ज, गा की आवृत्ति 300 हर्ट्ज, मा की आवृत्ति 320 हर्ट्ज, पा की 360 हर्ट्ज, धा 400 हर्ट्ज तथा नी की आवृत्ति 450 हर्ट्ज होती है। यदि इस डोरी में या बंद या खुले वायु स्तंभ में किसी भी प्रकार से उत्पन्न आवृत्ति का मान 240 हर्ट्ज है तो सा स्वर की ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि कहीं 2 गुना या 3 गुना आवृत्तियां भी हमें प्राप्त हो सकती हैं, अथवा इस वायु स्तंभ की लंबाई का मान जैसे इस सूत्र में अपने बात करें, प्रथम आवर्ती V/2L है, परंतु यदि इस L का मान परिवर्तित किया जाए, इस वायु स्तंभ का आकार इतना कम या ज्यादा किया जाए तो हम देख सकते हैं कि न्यूनतम आवृत्ति भी बदली जा सकती है। अतः न्यूनतम आवृत्ति 240 उत्पन्न की जा रही है तो 7 स्वर उत्पन्न होगा, परंतु यही न्यूनतम आवृत्ति यदि किसी परिवर्तन से 320 हर्ट्ज हो तो मां का सुर उत्पन्न होगा। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियां अप्रगामी तरंगों पर आधारित हैं, चाहे वो तनी हुई तार के ऊपर आधारित वाद्य यंत्र हो अथवा वायु आधारित कोई वाद्य यंत्र हो। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझे।